मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफनान साहब, आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि हुकूमत, आज आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी होंगी, योम तामीर व तरक्की जो है वो मनाया जा रहा है, कामयाबियाँ जो हैं वो गिनवाई जा रही हैं। आप क्या समझते हैं, एक साल में जो इत्तेहादी हुकूमत नतायज हासिल करना चाह रही थी, आप वो नतायज हासिल करने में कामयाब हुए हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि आज से एक साल पहले मुल्क के हालात जो हैं वो जहाँ पे थे उससे आज बहुत बेहतर है। और आज से अगर आप 2 साल पीछे चले जाएंगे तो उस वक़्त जब ये कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है, अब डिफ़ॉल्ट हुआ। कल जब इनकी हुकूमत पीटीआई की ख़त्म हुई है तो ये रोज़ाना ये एक कैंपेन चलाते थे कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं बच सकता, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, किसी सूरत नहीं बच सकता। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उस वक़्त भी जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, उन्होंने मुल्क को मसाइल से निकाला। और अब फिर दोबारा पिछले 1 साल में उन्होंने इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। IMF प्रोग्राम हमें मिल गया जो किसी सूरत हमें नहीं मिल रहा था। हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे $10 बिलियन के करीब आ गए थे वो $17 बिलियन पे पहुँच गए। जो हमारी महंगाई 38% पे थी वो इस वक्त 2% पे आ चुकी है। जो फॉरेन अपना डॉलर और रुपी है उसमें रुपी स्टेबल रहा है। कराची स्टॉक मार्केट जो है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसने रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड बनी है। नहीं, लेकिन अफनान साहब, अब अगर आप देखें तो हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि IT सेक्टर में भी जो है वो अपने अहदाफ या कामयाबी जो है वो हासिल कर पाई है हुकूमत। लेकिन आप देखें तो ये पूरा साल जो है 8 फरवरी से आज तक जो ख़ास तौर पर इंतखाबात के दौरान जो सिलसिला शुरू हुआ इंटरनेट का, वो आज तक आपके सामने है। फायरवॉल, दूसरी चीज़ें, IT सेक्टर के हवाले से जो शिकायतें सामने आई, आप समझते हैं कि हुकूमत IT सेक्टर में वाकई कामयाबी हासिल कर पाई है? देखिए, बात यह है कि पिछला साल जो है वो IT सेक्टर के लिए चैलेंजिंग था। बहुत सारी वजूहात की बिना पे आपने कुछ चीज़ों की जो है वो जिक्र भी कर दिया है। लेकिन जो हुकूमत जो नंबर्स दे रही है कि 24% जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं IT के, तो वो एक अच्छा नंबर है। अब आप उस नंबर को डिनाई तो नहीं क्या कहते हैं कोई कर सकता ना। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं तो एक अच्छी परफॉर्मेंस के नतीजे में ही इस तरह हो रहा है। बहुत सारी जगहों के ऊपर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर है, वो तो रहेगी और हम इसीलिए बैठे हैं वहाँ पे कि मामलात को बेहतर कर सकें। लेकिन इकोनॉमिक एंड के ऊपर करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में होना, ये तमाम चीज़ें, बजट जो हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हमें अब इस वक्त काफ़ी, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं 22% से 12%, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हो गया है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप रखें तो ये एक मुल्क के लिए बहुत अच्छा जो है वो मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर स्टेबल हम रहे कुछ 6-8 महीने और, तो इसके समराज जो है वो आम आवाम तक आने शुरू हो जाएंगे। और आवाम जो है वो आवाम वैसे भी फील कर रही है क्योंकि महंगाई तो आपके सामने ही है कि बहुत नीचे आ गई है। नहीं, लेकिन अफनान साहब, इस पूरे साल में जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पर इंतखाबात के हवाले से या फॉर्म 47 के हवाले से, आप समझते हैं कि उसका भी कोई हल निकलना चाहिए या कोई ऑडिट होना चाहिए, या हुकूमत को ये जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं इनसे जान छुड़ानी चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए? देखिए, बात यह है कि PTI के जो इल्ज़ामात हैं वो उसी किस्म के इल्ज़ामात हैं जो 2018 में हमने उनके ऊपर लगाए थे। अब अगर इस मामलात को उन्होंने हल करना चाहते हैं और वो संजीदा हैं, तो इसका हल यही है कि ये मुज़ाकरात से, बातचीत से जो है वो एक इलेक्शन का प्रोसेस उसको बेहतर किया जा सकता है। जो और मामलात हैं इलेक्शन के उनको ठीक किया जा सकता है। मगर बातचीत किए बगैर और ख़ाली धमकियों से तो देखें कुछ होना नहीं है। तो बेहतर यही है कि माजी से सबक सीखा जाए और जो इलेक्शन के मामला अगर आगे बेहतर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो है वो एक बहस हो जाए, वो कोई प्रपोजल हमें लाके दे दें, मुज़ाकरात कर लें, ताकि आगे के मामला जो हैं वो वैसे ना हो जैसे कि माजी में हुए। ठीक है। नहीं, लेकिन अफनान साहब, वो तो कहते हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। इवन वो खान साहब के साथ जो हमारी मुलाकात के लिए कमिटमेंट की गई हुकूमत की जानिब से, मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से, कमेटी वो मुलाकात तक नहीं करवा सकी, तो फिर हम मुज़ाकरात क्यों करें? ये PTI का मौक़िफ़ है। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे काम जो इनके हो भी गए हैं, बहुत सारी मुलाकातें इनकी हो गई हैं, बहुत सारे इनके खाने वहाँ तक पहुँच गए हैं।
बहुत सारे और मसाइल इनके हल हो गए, वो भी किसी ने कराए हैं ना, वो आसमानों से फरिश्तों तो नीचे नहीं आए थे करने के लिए, वो हुकूमत नहीं किए थे ना। अफनान साहब, अब कौन एक से दफ़ा इनकी मसाइल बात आपकी नहीं मानी नज़र गई में? तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम वो भाई बात ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो कौन है? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इख्तियारात ख़त्म हो गए हैं, कोई नया मामला हो गया है, कोई जो है वो कानून आ गया है नया जिसके तहत वज़ीर आज़म के इख्तियारात कहीं और चले गए हैं, या वज़रा के कहीं और चले गए हैं? ये वही निज़ाम है जो पीटीआई छोड़ के गई है, तबाह बर्बाद करके, बल्कि मैं कहूँगा हाँ, ये जमहूरी नहीं निज़ाम का जनाज़ा निकाल के गए हैं। और आज जो है ये कह रहे हैं कि जी मुल्क के हालात हाँ, बड़े ख़राब हो गए हैं। भई आप खुद लाए थे ना इस निज़ाम को, तो अब आप इस निज़ाम के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? नहीं, लेकिन अफनान साहब, आपकी नज़र में कौन से उनके मसाइल हल हुए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? एक दफ़ा उनकी मुलाकात नहीं हुई, जो 1000 दफ़ा मुलाकात हुई वो भी तो हुई है ना कि नहीं हुई? मुझे ये भी तो बताएं ना। जी। अगर वो कहते हैं जी हुकूमत कुछ नहीं है, तो फिर जो मुलाकातें होती हैं वो कैसे होती हैं? और अगर मुझे ये बताएं ना कि मतलब कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत नहीं है? क्या उनके पास कोई इख्तियार नहीं है वहाँ पे? तो इस्तीफे दे के घर जाएं फिर, अगर नहीं है, अगर ये समझते हैं कि किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ये इनके पास भी नहीं होगा ना, तो फिर इस्तीफे दें, घर जाएं। बात ये है कि ये डिस्क्रेडिट और डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं हुकूमत को, ताकि मुल्क के अंदर इंतशार फैला सकें। वो इनकी साजिश जो है वो ना माजी में कामयाब हुई है और ना इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में कामयाब होगी। चलें सर, अफनान साहब, चलें, पीटीआई तो एक जगह पे, लेकिन जो आपकी अपनी इत्तेहादी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी तो, उनका भी तो ये मौक़िफ़ है कि पूरे का पूरा इस वक्त जो निज़ाम है वो फॉर्म 47 पे खड़ा है। ये देखिए, बात ये है कि फॉर्म 47 पे अगर पूरा निज़ाम खड़ा है तो वो 2018 से खड़ा है, वो कोई 2024 में नहीं खड़ा हुआ। अच्छा। तो उस वक्त जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो चुप करके बैठे हुए थे, उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब एकदम से फॉर्म 47, भाई वही निज़ाम जो ये एक पेज का लेके आए थे ना इमरान खान साहब, वही निज़ाम चल रहा है। तो वो निज़ाम उस वक्त ठीक था और अब ख़राब हो गया, ये इसकी कुछ लॉजिक मेरी समझ से तो बाहर है, और ये खुद नहीं खराब सर, आप करके उसी निज़ाम को गए। कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उस अफनान निज़ाम साहब, को आप उसी निज़ाम को बेहतर चला कर रहे रहे हैं। हैं, हम उस निज़ाम को बातदरीज बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, मगर उसमें टाइम लगेगा। नहीं तो आपकी नज़र में जैसे 18 का आपने जिक्र किया या 13 का जरदारी साहब ने आरओ इलेक्शन करार दिया था, 2024 के इंतखाबात में सर आपके अपने पार्टी के रहनुमाओं के बयानात मौजूद हैं कि उसमें धांधली हुई है, फॉर्म 47 का मसला है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि पूरा निज़ाम जो है वो फॉर्म 47 पे खड़ा है। आप समझते हैं कि वाकई फॉर्म 47 का मसला है और ये हकीकत है? देखिए, पहली तो बात यह है कि 2013 के इलेक्शन के ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी हुई इमरान खान साहब के कहने पे, और उन्होंने वो इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक इंतखाबात वैलिडेट किए हैं कि उनमें कोई ऑर्गेनाइज धांधली नहीं हुई, तो वो 2013 की थी। अब उस इलेक्शनों को सारी खाली सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ख़राब करना जो है अफसोसनाक है। जहाँ तक बात रहेगी, आप कह रहे हैं कि 2024 में जिन लोगों ने बिल्कुल लगे इल्ज़ाम, उसको कोई डिनाई कर सकता है, मगर 2018 में भी लगे थे ना, मैं ये कह रहा हूँ। उस वक्त जो है वो ये पीटीआई वाले जो है वो बड़े खुश थे। उस वक्त ना फॉर्म 47 याद आया, ना कोई और मामला, बल्कि उस वक्त कहते थे कि जनरल बाजा कौम के बाप है। तो अब जो है वो एकदम से इनको याद आ गया कि जी मुल्क में जमहूरियत भी होनी चाहिए और बड़ी अच्छी चीज़ है। भाई जब आप हुकूमत में थे तो आपने जमहूरियत का क्या जनाजा निकाल दिया? उस वक्त आपको सोचना चाहिए था ना। अब जो निज़ाम आ गया वो बतदरीज ठीक होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। हाँ, नहीं, हाँ, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ है, गवर्नर पंजाब ही का ये कहना है कि लाहौर के अंदर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो से जीते नहीं हैं, बल्कि वो भी फॉर्म 47 के तहत जीते हैं, और नून लीग के साथ इत्तेहाद जो है वो हार्डली 6 माह तक चल पाएगा, उसके बाद हम नहीं चला सकेंगे। देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर है मैं गवर्नर साहब जो हैं वो अच्छे आदमी है, मैं यही समझता हूँ कि वो उनकी ख्वाहिशात हैं बहुत सारी कि वो पंजाब में शायद पीपल्स पार्टी का रिवाइवल कर सकें, और जो पीटीआई की पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि जी उनका रिवाइवल हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि खाली इस तरह के बयानात देने से कुछ रिवाइव होगी पार्टी। ऑन द ग्राउंड अगर कोई डिलीवरी ना हो तो फिर खाली बातों से तो क्या कहते हैं मामला रिवाइव नहीं हो सकते। और अगर इलेक्शन लाहौर में ठीक नहीं हुए थे तो फिर कराची में भी ठीक नहीं हुए थे। ये तो नहीं हो सकता ना कि लाहौर में ठीक हुए और कराची में जो है वो मतलब कि वो ठीक हुए और लाहौर में ठीक ना हो, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो अगर वो समझते हैं कि कराची के अंदर तो खुद बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारी निशिस्तें जीत कर जो है वो दीगर जमातों को दी गई हैं।
सिंध हुकूमत भी फिर फॉर्म 47 पे ही खड़ी है, फिर हाली हम नहीं खड़े। आप समझते हैं कि वो फॉर्म 47 पर है? मैं तो जो जीता है वो फॉर्म 47 पे जीता है ना, और वैसे कैसे जीत सकता है? अगर आपका फॉर्म 47 नहीं है तो आपका वो इलेक्शन कमीशन वो करेगा ही नहीं ना, उसके वो लेटर इशू नहीं करेगा। तो अगर वो ये समझते हैं तो सर, ये तो फॉर्म 47 जिस तनाजुर में आप पूरे मुल्क में अगर धांधली हो रही थी तो जी, ये तो नहीं हो सकता ना कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती है वहां पे धांधली नहीं हुई और जहाँ मुस्लिम लीग नून जीती है वहां पे हुई है। तो सर वो खुल के बात कर रहे हैं, फिर आप भी बता दें कि कौन से हल्के में धांधली हुई है, वो तो नाम भी ले रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये समझते हैं कि मुल्क का जमहूरी निज़ाम जो है उसको बेहतर करना है तो उसके लिए हमें कानून साजी करनी पड़ेगी, उसके लिए मुज़ाकरात बातचीत से आगे के मामला सीधे करने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के मामला सीधे करने पड़ेंगे। ये आरओ जो जो अभी इलेक्शन हुआ है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स ने कराया है, ये बेहतर था या वो आरओ वाला इलेक्शन बेहतर था जहाँ पे कम से कम जजेस थे? तो ये तमाम सवालात हैं जिनके हमें जवाब जो है वो बैठ के सोचने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर इस आपने इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन को ठीक करने की अफनान साहब बात, ठीक है अफनान साहब, आपने इलेक्शन को ठीक करने या निज़ाम को ठीक करने की बात की। अभी जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो ओहदे पर फायज हैं उस आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। ये हुकूमत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक फैसला कब करने जा रही है? और दूसरा, रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब का नाम भी चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से शायद तजवीज़ किया जा रहा है, इसमें हकीकत है, आप समझते हैं? देखिए जनाब, काजी फायद ईसा साहब एक बहुत आला चीफ जस्टिस थे जिन्होंने कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, और उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और बहुत सारे उन्होंने तारीखी फैसले, भुट्टो साहब का फैसला और बहुत सारे उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। तो अगर मुस्लिम लीग नून किसी ऐसे आदमी को नॉमिनेट करती तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है। जहाँ तक मामला रह गया, आप कह रहे हैं कि जी वो कानून के मुताबिक वो रहेंगे, तो भाई अगर चीफ इलेक्शन ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर अगर किसी एक नाम के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, जो कि पीटीआई का एक वतीरा है कि वो हर चीज़ के अंदर एक जो है वो मसला खड़ा कर देती है, तो अगर नहीं खड़े करेंगे तो फिर यही है जो लगा हुआ है।